दुनिया भर में क्यों गिर रही हैं सरकारें? सोचिए, सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब सब बंद कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि उसी दिन लाखों युवा सड़कों पर उतर आते हैं और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये सिर्फ नेपाल में नहीं हो रहा। 2025 ऐसा साल बन रहा है जब दुनिया भर की कई सरकारें गिर रही हैं। कहीं जनता के गुस्से से, कहीं भ्रष्टाचार से और कहीं नेताओं की आपसी खींचतान से। तो आज हम जानेंगे आखिर क्यों बार बार लोकतांत्रिक देशों में सरकारें टिक नहीं पा रही। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर सरकार गिरने के पीछे कुछ कॉमन पैटर्न नजर आ रहे हैं। जनता और सरकार के बीच बढ़ता अविश्वास, युवा पीढ़ी का आक्रोश, खासकर जेन जी का, गठबंधन की राजनीति और दलों की आपसी खींचतान, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट। अब चलिए देखते हैं कि किस देश में क्या हुआ और वहां सरकार क्यों गिर गई। नेपाल, जेन जी का विद्रोह। नेपाल की कहानी सबसे ताजा और सबसे दिलचस्प है। सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन जनता ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना और यहीं से शुरू हुआ जेनजी का बगावत। बेरोजगारी, महंगाई और नेताओं के परिवारवाद से पहले ही नाराज युवा अब सड़कों पर उतर आए। नेपो किड्स और पॉलिटिशियंस लग्जरी लाइफस्टाइल जैसे मुद्दे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। प्रदर्शन राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे शहरों तक फैल गया। सरकार ने कड़ा कदम उठाया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस, पानी की बौछारें और यहां तक कि गोलियां तक चलाई। कम से कम 19 लोग मारे गए और अनगिनत सड़कों पर घायल हुए। लेकिन दमन से जनाक्रोश और भड़क गया। संसद भवन पर हमला हुआ, नेताओं के घरों में आग लगाई गई, लाखों लोग लगातार प्रदर्शन करने लगे। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। होम मिनिस्टर ने भी अपना पद छोड़ दिया। सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। अब नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनी है। मार्च 2026 में चुनाव कराने का वादा किया गया है। नेपाल ने दुनिया को दिखा दिया, जब जेनजी खड़ा होता है तो सरकारें टिक नहीं। नेपाल से चलिए अब मंगोलिया चलते हैं। यहाँ मामला सोशल मीडिया का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का है। रूलिंग पार्टी के बड़े नेताओं पर घोटालों के आरोप लगे। पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ गई। जनता ने सड़कों पर उतरकर साफ संदेश दिया, हमें साफ राजनीति चाहिए। परिणाम, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार गिर गई। मंगोलिया की कहानी ये बताती है कि भ्रष्टाचार अब जनता के लिए असहनीय हो चुका है। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं यूरोप की ओर, फ्रांस की तरफ। यहाँ सरकार ने पेंशन सुधार और कड़े आर्थिक फैसले किए, लेकिन राइजिंग प्राइस, बेरोजगारी और लगातार स्ट्राइक से जनता का गुस्सा फूटा। लाखों लोग सड़कों पर आए। ट्रेड यूनियन ने देश भर में हड़ताल की। संसद में सरकार का सपोर्ट कम होता गया। नतीजा, फ्रांस की सरकार गिर गई। यहाँ सबक ये है कि अगर जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही हो तो सख्त आर्थिक फैसले बूमरैंग बन जाते हैं। अब चलते हैं नॉर्वे, स्कैंडिनेविया की उस धरती पर जो अपने वेलफेयर स्टेट और तेल गैस की कमाई के लिए मशहूर है। यहाँ सरकार ने ऑयल ड्रिलिंग और फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कम करने की योजना बनाई ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके। लेकिन कोलिशन पार्टनर्स ने इस पर समर्थन देने से इनकार कर दिया। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के इस खींचतान ने पूरी सरकार गिरा दी। यहाँ कहानी उलझी हुई थी। एक तरफ क्लाइमेट की लड़ाई, दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी और जॉब्स का, और सरकार बीच में फंसकर टूट गई। तो दोस्तों, चाहे नेपाल हो, मंगोलिया हो, फ्रांस या नॉर्वे, सबकी कहानी अलग है, लेकिन कॉमन बातें साफ हैं। युवा और जनता अब चुप नहीं बैठ रही। गठबंधन और दलों की खींचतान सरकारों को अस्थिर बना रही है। आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार अब
बर्दाश्त से बाहर है। गलत फैसले और जनता से दूरी सरकार को गिराने का फार्मूला बन चुका है। यही वजह है कि 2025 अब तक गवर्नमेंट कोलैप्स का साल कहलाने लगा है। तो अब सवाल ये है, क्या ये ट्रेंड सिर्फ इन 4 देशों तक सीमित रहेगा या आने वाले महीनों में और भी लोकतंत्र इस तूफान का शिकार होंगे? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, अगला देश कौन सा हो सकता है जिनकी सरकार जनता के दबाव से गिरेगी। जय हिंद।